हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो पार्ट 1 में कुछ शुरू किया था, आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए फिर उसमें हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्रियाओं के बारे में फिर से पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ छोड़ा था कि सोलिंग में क्या होगा। सोलिंग में हम लोग क्या करेंगे, खाने को निगलने का इसमें प्रोसीजर होता है। जब हमने खाना क्या किया, बड़े बड़े अणुओं से खाना छोटे छोटे अणुओं में टूटा तो वो बोलस के रूप में कहलाता है और उसको आगे किस में भेजा जाएगा, ईसोफेगस में। अब एक क्वेश्चन आता है, इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन ये आपके मन में आ सकता है कि हमारे पास जो एक ही इसमें नलिका होती है उसी से हम लोग ब्रीथिंग करते हैं और उसी से स्वॉलिंग का काम किया जाता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एक ढक्कन की तरह काम करता है और खाने के और रेस्पिरेशन के टाइम वो उसको अलग 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 रखने की क्रिया वो अच्छे से निभा लेता है। और ये ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं लगता और हम लोग खाना निगल भी रहते हैं और हमारी रेस्पिरेशन भी चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के टाइम बोलना नहीं चाहिए। अब ईसोफेगस से जाने के बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा, आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, है ना, और स्टमक से इंटेस्टाइन में। अब बीच बीच में कुछ आएंगी ग्लैंड्स जो अपना इसमें डाइजेस्टिव जूस छोड़ेंगी और एंजाइम्स छोड़ेंगी जो इनको ब्रेक डाउन करेंगे खाने के हमारे कंपोनेंट्स को। अब हमारा एक इसमें पढ़ना है कि स्टमक है वो कैसा है। स्टमक की भी स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में इसमें कुछ दिखाई दे रही होगी और आपको बुक में भी अच्छे से इसकी शेप आपने पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं कि ये जे शेप का स्टमक होता है। ये एक मसल सा बैग है और इसमें 5 से 7 किलो हमारे खाने को स्टोर किया जा सकता है। समझ आ रही है मेरी बात कि ये एक ऐसा दिखने में छोटा सा थैला है, थैले लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मांसीय पेशियों का बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर खाने को 5 से 7 किलो खाने को स्टोर किया जाता है। अब इसमें भी कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं जो क्या करते हैं, खाने के कंपोनेंट्स को, बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा मेनली आपको याद रखना है कि जैसे माउथ में स्टार्च का पाचन हुआ, एमाइलेज के द्वारा किस में छोड़ा गया, उसमें छोड़ा ना, हमने एमाइलेज एंजाइम के द्वारा हमने स्टार्च का पाचन किया। तो उसी तरह प्रोटीन और लिपिड का यहाँ पाचन होता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टमक के द्वारा HCl का स्राव किया जाता है। किसके द्वारा स्राव किया जाता है, स्टमक के द्वारा। और वो क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टमक के द्वारा HCl के स्राव के बाद खाने के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया आया है या कोई भी उसके अंदर वायरस है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ खाने का जो टाइप है उसको क्या बोलेंगे, काइम। वेरी गुड। पहले वाला जो खाना माउथ में गया उसे बोलेंगे बोलस, इसके बाद स्टमक में आया तो उसको क्या बोलेंगे, काइम। ये क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन है जो बनते हैं और हर साल 5 ईयर आपको जो क्वेश्चन करोगे उसमें आपको ये मिलेंगे। बोलस किसे कहा जाता है, काइम किसे कहा जाता है और काइल किसे कहा जाता है। ठीक है, अब आपको देखो मैंने फंक्शन अभी बताए हैं, ये आपको फंक्शन आपके चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या करता है, स्टोर करता है, प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है और ये क्या करता है, गैस्ट्रिन हेल्पिंग इन पेप्सिन। तो इसमें जो HCl का प्रोडक्शन में हमारे जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो मदद करता है कि HCl का प्रोड्यूस करे और वो प्रोड्यूस करके क्या करेगा, हमारे खाने के अंदर आए बैक्टीरिया वगैरह को वो तोड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको आप नोट डाउन करें या अच्छे से लर्न करें कि हमारे स्टमक के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है जो विटामिन B12, B12 के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पाया जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन बनता है। कहाँ पाया जाता है, स्टमक के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद स्टमक से खाना जो हम लोगों ने कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन का पाचन होगा। अभी हम इसमें एंजाइम नहीं कर रहे, अभी हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे एक्टिव होता है। फिर इसका एंजाइम, हर जगह हमने इसके एंजाइम भी पढ़ने हैं कि स्टमक के अंदर भी एंजाइम ने क्या रिएक्शन दी और इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम ने कैसे खाने को, कौन से पार्ट को छोड़ा।
अब प्रोटीन और स्टार्च का पाचन तो हो गया स्टमक में और माउथ में, अब बचा क्या? कंप्लीटली अभी 70-80% हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और उसके बाद काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी बचा है, फैट भी बचा है। तो ये सब कहाँ टूटेंगे? ये जाकर टूटेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर एंजाइम कौन छोड़ता है? जैसा कि हम लोगों ने कुछ ग्लैंड के बारे में अगर हमने पढ़ा है या कुछ नॉलेज है, तो ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में होती हैं जो सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर कुछ अपना सिक्रिएट करती हैं केमिकल सब्सटेंस के रूप में। तो अब इसमें क्या होगा? पेनक्रियाज स्टमक के पीछे है। पेनक्रियाज क्या करेगी? एक्सोक्राइन के रूप में, यानी वो हार्मोन भी छोड़ती है और एक्सोक्राइन के रूप में कुछ एंजाइम भी छोड़ेगी जो इंटेस्टाइन में जाकर खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ मात्रा में खाने का ब्रेक डाउन वहीं करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इसे 7 मीटर लंबी है और ये कैसी है? फिंगर लाइक इसके अंदर प्रोजेक्शन दिखाई देती है। 7 मीटर लंबी है और इसके अंदर यूं करके इस तरह से फिंगर लाइक इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे बोलते हैं विली। और ये जो कवर करते हैं एरिया, विलाई को जो कवर करते हैं एरिया, वो माइकोविली। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर से इसमें बताया गया है कि हम इसको जो इसके पार्ट है उसको क्या क्या बोलते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ पार्ट्स में बटी हुई है जो इसके नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो जहां से इसका जॉइंट हो रहा है, जेजुनम लास्ट और इलियम इसके बीच का। तो जो ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है, इनके आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जो ड्यूडेनम है, यहाँ से बाइल जो जूस है या बाइल डक्ट के द्वारा जो जूस आते हैं, कहाँ से आते हैं? ड्यूडेनम के थ्रू इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो इसमें बनेगा काइम के रूप में, तो वो यहाँ पर वो एंटर करता है और जो HCl यहाँ पर स्टमक में कुछ छोड़ा गया था वो भी खाने के साथ यहाँ आता है, HCl के साथ खाना आता है, तो यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर HCl का स्रवण होता है जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करते हैं। तो जब वो इंटेस्टाइन में अंदर आता है तो यहाँ पर क्या है? इसका एल्केलाइन बेस है, तो यहाँ पर उसके एसिडिक बेस को कम करके एल्केलाइन को न्यूट्रलाइज, एल्केलाइन और एसिडिक आपस में जब मिलेंगे वो न्यूट्रलाइजर बन जाएगा, न्यूट्रलाइज खाना वो हो जाएगा। ठीक है, अब है लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कितनी है? 5 मीटर लंबी, 5 फीट लंबी है। वो थी 7 मीटर, ये है 5 फीट लंबी। ठीक है, अब ये क्या करेगी? खाने को जो खाना इंटेस्टाइन में टूट गया, पचा लिया गया, उसके बाद खाने को रेक्टम के द्वारा बाहर निकालने का काम कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। एनस क्या करेगा? यहाँ पर एक ओपनिंग वो होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग पार्ट होता है जो हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक जो इसमें दिया जाता है, इसके फेसिस इसमें, जिसको हम अपनी शरीर की जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो पचे नहीं बॉडी में, जो जिसका बाहर निकलना जरूरी है, तो उसे बोलते हैं फेसियस। तो अब इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आज हम सिर्फ फिजियोलॉजी, अभी हम इसमें एंजाइम्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी ऑर्गन्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो कुछ एसेसरी ऑर्गन हैं जो अपने एंजाइम छोड़ेंगे खाने को पचाने के लिए। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है फर्स्ट अपने वीडियो में, सैल्वरी ग्लैंड है, वो उसमें कितनी है हमारे माउथ में? 4। तो वो भी क्या करते हैं? एंजाइम छोड़ते हैं। लीवर एसेसरी ऑर्गन है, ये भी एंजाइम छोड़ता है। गाल ब्लैडर है, ये भी क्या करता है? एंजाइम को छोड़ता है। पेनक्रियाज, ये भी एंजाइम को छोड़ता है। पेनक्रियाज क्या करता है? एंजाइम को सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब हम आपको स्क्रीन पे एक सैल्वरी ग्लैंड की जो इसमें पार्ट है 4, वो आपको मैं दिखाई दे रही हूँ कि सैल्वरी ग्लैंड क्या है, उसके 4 जो भाग है वो कहाँ कहाँ सिचुएशन है। पैरियोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। जो लीवर है, अब लीवर क्या करता है? लीवर अपने एसेसरी ऑर्गन के साथ मिलकर ये जो एक फ्लूइड बनाता है बाइल,
और बाइल क्या करता है, गाल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है और जिसके द्वारा ये जब जरूरत होती है